दोस्तों, मैं संदेश अपने चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज से हम अपने भूगोल के अध्ययन में प्रादेशिक भूगोल अर्थात रीजनल जियोग्राफी की शुरुआत करने जा रहे हैं। और इसमें हम लोग सबसे पहले जिस रीजन का अध्ययन करेंगे वो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और हमेशा चर्चा में रहता है वेस्ट एशिया, पश्चिमी एशिया। पश्चिमी एशिया का प्रादेशिक अध्ययन हम लोग करेंगे। और पश्चिमी एशिया के प्रादेशिक अध्ययन को शुरू करने से पहले आइए एक बार एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक का अध्ययन करें, रीजनल जियोग्राफी वर्सेस सिस्टमेटिक जियोग्राफी। क्योंकि हम लोग रीजनल जियोग्राफी शुरू करने जा रहे हैं और उसको शुरू करने से पहले इस चीज़ का अध्ययन कर लेना ज़रूरी हो जाता है कि बेसिकली क्रमबद्ध भूगोल और प्रादेशिक भूगोल में क्या अंतर होता है। हम जानते हैं कि भूगोल में अध्ययन की ये दो विधियां हैं, क्रमबद्ध विधि सिस्टमेटिक मेथड और प्रादेशिक विधि रीजनल मेथड। रीजनल मेथड और सिस्टमेटिक मेथड ये दो हमारी विधियां होती हैं अध्ययन की। और भौगोलिक चिंतन में जब हम पढ़ते हैं, जब हम थॉट को पढ़ते हैं, तो वहाँ पे भी ये टॉपिक आता है। और जब हम रीजनल ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो वहाँ भी ये पूछा जाता है कि बेसिकली दोनों में डिफरेंस क्या है। यहीं से शुरुआत ही होती है रीजनल ज्योग्राफी की। पहला चैप्टर ये होता है। जब हम लोग थॉट अभी आगे पढ़ेंगे, थॉट में हम लोग काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। अभी जब हम हम्बोल्ट और रिटर की स्टडी करेंगे तो वहाँ हम ये देखेंगे कि रीजनल जियोग्राफी के समर्थक थे रिटर महोदय और सिस्टमेटिक जियोग्राफी जो है हमारी, उसके समर्थक थे हम्बोल्ट महोदय। हालांकि दोनों लोग ये भी कहते थे कि रीजनल जियोग्राफी और सिस्टमेटिक जियोग्राफी एक दूसरे की पूरक हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं रीजनल जियोग्राफी को ज़्यादा महत्व देते थे रिटर और सिस्टमेटिक को ज़्यादा महत्व देते थे हम्बोल्ट महोदय। तो ये चीज़ें वहाँ पे आएंगी। तो अगर हम यहाँ इसकी स्टडी कर लेंगे तो थॉट वाला हमारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और प्लस रीजनल जियोग्राफी में तो पढ़ना ही है इसे। तो चलिए आइए देखें कि रीजनल मेथड और सिस्टमेटिक मेथड में बेसिकली क्या डिफरेंस होता है और क्यों कहा जाता है कि दोनों जुड़ी हुई चीजें हैं, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आप यहाँ पर एशिया का मैप देख रहे हैं और इसका उदाहरण हम एशिया से लेते हैं। मान लीजिए हमने एशिया को लिया, हमको एशिया की क्रमबद्ध या सिस्टमेटिक स्टडी करनी है। ठीक, अब हम करेंगे क्या? हमारे जितने भी भौगोलिक तत्व हैं, चाहे वो अगर हम शुरू से देखें तो स्थिति तथा विस्तार, लोकेशन एंड एक्सटेंट, रिलीफ, उच्चावच, ड्रेनेज, अपवाह, इसके पश्चात आपका क्लाइमेट रीजन्स, जलवायु प्रदेश अर्थात, उसके बाद वेजिटेशन या वनस्पति, सॉइल मृदा, ये तो हो गए प्राकृतिक वाले। इसके पश्चात हम प्रवेश कर जाते हैं जो कि मानव से जुड़े हुए हैं, जैसे एग्रीकल्चर, कहाँ कितना हो रहा है, किस चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है, और खनन कैसा है, किस किस चीज़ का खनन किया जा रहा है। और फिर जनसंख्या वाला भाग आ जाता है। इसके साथ ही साथ जनसंख्या में हम सेटलमेंट की भी स्टडी कर लेते हैं और रिलीजन वाली कुछ चीज़ें भी देख लेते हैं कि वहाँ की पॉपुलेशन की क्या कंपोजिशन है। इस प्रकार से लगभग 10 से 11 पॉइंट्स की हम स्टडी करते हैं। शुरू करते हैं लोकेशन एंड एक्सटेंट से और समाप्ति करते हैं हम जाके अपना लगभग पॉपुलेशन सेटलमेंट के पास। तो ये हमारे 10 से 11 पॉइंट्स होते हैं पूरे। जब हम सिस्टमेटिक स्टडी किसी भी एरिया की करते हैं, वो एरिया वर्ल्ड भी हो सकता है, वो एरिया एक कॉन्टिनेंट भी हो सकता है, वो एरिया एक कंट्री भी हो सकता है, एक इस कंट्री का स्टेट भी हो सकता है और एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट भी हो सकता है। हमें करना क्या है? मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे हमने एशिया को लिया है, हमें एशिया की सिस्टमेटिक स्टडी करनी है। तो हम क्रम से लोकेशन पहले देखेंगे एशिया की, उसका विस्तार देखेंगे, फिर हम वहाँ की रिलीफ पे बात करेंगे, ड्रेनेज पे बात करेंगे, हम बात करेंगे वहाँ की क्लाइमेट रीजन्स पे, वेजिटेशन पे, सॉइल पे, और वहाँ के एग्रीकल्चर, मिनरल, पॉपुलेशन कंपोजिशन, सेटलमेंट, रिलीजन, ये सारी चीज़ें करते हुए हम समाप्ति की ओर जाएंगे।
ये तो हो गया हमारा सिस्टमेटिक मेथड स्टडी का। अब आइए हम देखें प्रादेशिक में क्या होता है। प्रादेशिक में हम प्रादेशिकरण करते हैं, रीजनलाइजेशन करते हैं। मान लीजिए हम एशिया को एग्जाम्पल के रूप में लेके चल रहे हैं, हमने एशिया का रीजनल स्टडी करनी है, प्रादेशिक अध्ययन करना है, तो हम एशिया को सबसे पहले प्रदेशों में बांटेंगे। मान लीजिए हमने, जैसा कि आप मैप में देख रहे हैं, हमने बांट दिया मध्य एशिया, पश्चिमी एशिया, उत्तरी एशिया, पूर्वी एशिया, पश्चिमी एशिया, दक्षिणी एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया। एशिया को हमने कुछ प्रदेशों में बांट दिया और प्रदेशों में बांटने की यह प्रक्रिया कहलाती है प्रादेशीकरण, इंग्लिश में रीजनलाइजेशन। और ये जो डिवीजन हम कर रहे हैं ये बहुत सारे बेस पे कर सकते हैं, रिलीफ के बेस पे कर सकते हैं, किसी भी बेस पे हम कर सकते हैं। और प्रदेशों में बांटने के बाद हम एक एक प्रदेश को लेंगे और उस प्रदेश में उन्हीं 10-11 पॉइंट्स की स्टडी करेंगे जो हमने क्रमबद्ध वाले में की थी। तो हुआ ना जुड़ी हुई चीजें। वहां पर हम क्या कर रहे थे, हमने एशिया को उठाया और पूरे एशिया में हम शुरू से लेके अंत तक सभी भौगोलिक तत्वों की स्टडी करते चले गए, लोकेशन से लेके पॉपुलेशन तक। लेकिन यहाँ पर एक स्टेप बढ़ जाता है, स्टडी हम उन्हीं पॉइंट्स की कर रहे हैं, लेकिन हम पूरे एशिया की ना करके पहले एशिया को प्रदेशों में बांटेंगे और किसी एक प्रदेश को लेंगे, उसमें उन्हीं तत्वों का अध्ययन करेंगे। जैसे अभी जो हमको पढ़ना है, पश्चिमी एशिया पढ़ना है, तो हमने एशिया को प्रदेशों में बांट दिया। पश्चिमी एशिया वाला जो प्रदेश है उसको हमने सेलेक्ट कर लिया। अब पश्चिमी एशिया में हम शुरू कहाँ से करेंगे, वहीं से। सबसे पहले लोकेशन एक्सटेंट पढ़ेंगे, अर्थात स्थिति विस्तार। इसके पश्चात हम लोग पढ़ेंगे रिलीफ वहाँ का, फिर पश्चिमी एशिया का ड्रेनेज पढ़ेंगे, फिर वेजिटेशन पढ़ेंगे, क्लाइमेट रीजन पढ़ेंगे, सॉइल पढ़ेंगे, और फिर जितने भी हमारे एग्रीकल्चर, मिनरल, पॉपुलेशन, ये सारे के सारे हम लोग पॉइंट्स की स्टडी करेंगे। तो उम्मीद है मुझे कि आप लोगों का रीजनल स्टडी और सिस्टमेटिक स्टडी में क्या बेसिक डिफरेंस होता है ये क्लियर हो गया होगा। सिस्टमेटिक स्टडी में हम एक सिस्टमेटिक ढंग से, क्रम से, इसीलिए इसे क्रमबद्ध अध्ययन कहा जाता है। ये क्रमबद्ध अध्ययन है, हम क्रम से सारे के सारे जो हमारे जियोग्राफिकल पॉइंट्स हैं, जो हमारे भौगोलिक तत्व कह सकते हैं उन्हें, जो भी टॉपिक्स हैं उनकी स्टडी हम करते चले जाते हैं, जिनकी अभी हमने बात की। रीजनल स्टडी में वही अध्ययन होता है, लेकिन एक स्टेप बढ़ जाता है। हम पहले जिस क्षेत्र का हमें अध्ययन करना है उसे हम प्रदेशों में बांट देंगे। प्रदेशों में बांटने के बाद फिर हम क्रम से सारे के सारे पॉइंट्स का अध्ययन करेंगे। मतलब कि रीजनल स्टडी में हमें क्रमबद्धता को ही अपनाना है। अंतर सिर्फ इतना है कि उसमें पहले हम प्रादेशिकरण करते हैं, फिर क्रमबद्धता को अपनाते हैं। और क्रमबद्ध अध्ययन में हम कोई प्रादेशिकरण नहीं करते, हम जिस भी एरिया को लेते हैं सीधे सीधे हम उसमें क्रम से स्टडी करते चले जाते हैं सारे के सारे भौगोलिक तत्वों की। एक एग्जांपल हम और लें। मान लीजिए कि हमने सेलेक्ट किया प्रयागराज को, हमें प्रयागराज का क्रमबद्ध अध्ययन करना है। तो हम क्या करेंगे, प्रयागराज को प्रदेशों में नहीं बांटेंगे, हम उसके लोकेशन, एक्सटेंट, रिलीफ, ड्रेनेज, सारे के सारे जितने भी हमारे पॉइंट्स हैं सबकी हम स्टडी करते चले जाएंगे। एक मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, यहाँ पे हमने कोई प्रादेशिकरण या रीजनलाइजेशन नहीं किया, लेकिन अगर कोई कहे कि नहीं आपको प्रयागराज की रीजनल स्टडी करनी है, प्रादेशिक अध्ययन करना है, तो हम प्रयागराज, इलाहाबाद को प्रदेशों में बांटेंगे। मान लीजिए हमने बांट दिया उत्तरी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, कुछ हमने उसमें एक प्रदेश बना दिए, रीजन बना दिए। अब हमने ले लिया उत्तरी क्षेत्र को, हमने उत्तरी क्षेत्र के सारे पॉइंट्स की स्टडी कर ली, हमने पश्चिमी वाले में सारे पॉइंट्स की स्टडी कर ली। तो जैसे हमने एशिया वाले में भी बात की थी एग्जाम्पल में, तो ये एग्जाम्पल है। एक दूसरा एग्जाम्पल ये हमने लिया। तो मतलब कि इसको बताने का एग्जाम्पल का ये मतलब है कि वो एरिया छोटा छोटा भी हो सकता है। एशिया तो हमने बड़े लेवल पे बात की थी, लेकिन छोटे लेवल पे भी हम रीजनल और सिस्टमेटिक स्टडी कर सकते हैं। एक चीज और इसमें इम्पोर्टेंट है कि लिखा रहता है बुक्स में कि अगर हमको स्थूल ज्ञान चाहिए, ऊपर ऊपर चाहिए, तो हमारी जो
सिस्टमेटिक स्टडी होती है, जो हमारा क्रमबद्ध अध्ययन होता है, वो महत्वपूर्ण होता है। और जो हमारी अगर हमें गहन अध्ययन करना है, डीप नॉलेज चाहिए, तो रीजनल स्टडी इम्पोर्टेंट होती है। ऐसा क्यों? आइए इसको देखें। मान लीजिए कि आपको वेस्ट एशिया की किसी छोटी सी नदी का अध्ययन करना है। वेस्ट एशिया में एक छोटी सी नदी है जिसका नाम है मेनीसा, भूमध्य सागर में गिर जाती है मेनीसा नदी। अभी जब हम नदी में बात करेंगे वेस्ट एशिया की, तो वहाँ इस पे हम बात करेंगे। तो मनीषा जो नदी है बहुत छोटी सी रिवर है। अगर हम पूरे एशिया को की सिस्टमेटिक स्टडी करेंगे और पूरे एशिया का ड्रेनेज पढ़ेंगे, तो वहाँ हम ओप, येनिसी, लीना, हुआंगो, यांगजी, सीकियांग, मेकोंग, साल्वीन, इरावदी, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, टिग्रिस, यूफ्रेट्स, इन सब की स्टडी तो हम कर लेंगे, जितनी नदियों के मैंने अभी नाम लिए, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं, एशिया की बड़ी नदियां मानी जाती हैं। लेकिन हम जो मेनीसा जैसी कुछ छोटी छोटी नदियां हैं उनको हम छोड़ देंगे, क्योंकि वो उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। हमें तो पूरे एशिया को लेके चलना है। अगर हम इतनी छोटी छोटी रिवर्स को पढ़ने लगेंगे तब तो हमें बहुत सारी रिवर्स पढ़नी पड़ेंगी। तब तो हमें गंगा की ट्रिब्यूटरीज को भी पढ़ना पड़ेगा, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोन, सोन को भी पढ़ना पड़ेगा, तो ज्यादा लंबा हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि जो सिस्टमेटिक स्टडी होती है वो हमें सिर्फ स्थूल ज्ञान दे पाती है। लेकिन अगर मान लीजिए हमें वेस्ट एशिया की रीजनल स्टडी करनी है, तब तो वेस्ट एशिया की छोटी से छोटी नदी को हम पढ़ेंगे। हम टिग्रिस, यूफ्रेट्स को भी पढ़ेंगे और मेनीसा जैसी छोटी नदी को भी पढ़ेंगे। तो ये डिफरेंस होता है। जब हम पर्टिकुलर उस रीजन का अध्ययन कर रहे हैं तो हम ज्यादा गहन अध्ययन कर पाते हैं, और जब हम पूरे एशिया को लेकर चल रहे हैं तो हम उन छोटे छोटे जो हमारे फैक्ट्स हैं उसको हम छोड़ देते हैं। हम सिर्फ इम्पोर्टेंट की बात करते हैं वहां पे। इसीलिए कहा जाता है कि जो क्रमबद्ध अध्ययन है वो हमें स्थूल ज्ञान देता है, और जो गहन अध्ययन है वो हमें, जो हमारा प्रादेशिक अध्ययन है वो हमें गहन ज्ञान प्रदान करता है। रीजनल और सिस्टमेटिक जियोग्राफी के बेसिक को जानने के बाद अब सीधे हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। जिस रीजन को हमने सेलेक्ट किया है, जिसकी हमें रीजनल स्टडी करनी है, वेस्ट एशिया, पश्चिमी एशिया। अक्सर न्यूज में रहता है, अभी हाल ही में न्यूज में था, क्योंकि ईरान और अमेरिका के बीच संघर्ष की खबरें आ रही थी, और अक्सर न्यूज में रहता ही रहता है। ऑयल रिच कंट्रीज यहाँ पे हैं जिन पर कि पूरा विश्व हमारा डिपेंड है, निर्भर है। तो चलिए शुरू करते हैं, और आज के इस पार्ट 1 में हम लोग ज्यादा चीजों को नहीं पढ़ेंगे, बेसिक पे सिर्फ बात करेंगे। बेसिक में अगर हम देखें तो हम किस किस चीज की स्टडी करेंगे, कंट्रीज इसमें कौन कौन सी शामिल हैं उसका हम अध्ययन करेंगे, राजधानी, करेंसी को भी देख लेंगे, मुद्रा इनकी क्या है, इंपॉर्टेंट शहर कौन से हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट शहर अक्सर न्यूज में रहते हैं इन देशों के। तो कुछ इंपॉर्टेंट शहरों को हम देखेंगे, और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज है, क्योंकि उनसे प्रश्न अक्सर आते रहते हैं। जैसे जल संधि कौन सी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कौन कौन से सागर या खाड़ियां इत्यादि हैं, तो उनका हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए अपने इस पार्ट 1 को शुरू करते हैं। अगर हम एक इंट्रोडक्शन के रूप में समझना चाहें कि पश्चिमी एशिया को कैसे हम डिफाइन करेंगे, तो हम लिख सकते हैं कि पश्चिमी एशिया जो टर्म है इसका यूज हम करते हैं एशिया के पश्चिमी भाग का वर्णन करने के लिए, और जनरली इसके अंतर्गत पाकिस्तान के वेस्ट में, पश्चिम में जो भी लैंड है एशिया का, उसको हम शामिल करते हैं। और ये जो पूरा का पूरा एरिया है, अगर हम धरातली बनावट की बात करें, यहाँ के क्लाइमेट, जलवायु की बात करें, वेजिटेशन और सॉइल इत्यादि को देखें, और मिनरल्स और जो भी यहाँ पर कृषि इत्यादि हो रही है, इन सभी चीजों को अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें काफी हमें समरूपता या एक जैसी चीजें देखने को मिलती हैं। मतलब कि धरातली बनावट, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, मिट्टी, खनिज, कृषि और आर्थिक विकास। आर्थिक विकास तो खैर सिमिलर नहीं है, अलग अलग देश अलग अलग तरीके से प्रगति की है यहाँ पे, लेकिन कृषि, खनिज और जो अभी हमने धरातली बनावट, जलवायु और वेजिटेशन की बात की, ये जो कुछ हमारे फैक्टर्स हैं, ये
इनमें हमें सिमिलरिटी नजर आती है इस पूरे रीजन की। और वास्तव में प्रदेश की परिभाषा भी यही होती है। प्रदेश हम उसे कहते हैं वह क्षेत्र जिसके जो भी तत्व हैं उनमें हमें समरूपता नजर आए, इसीलिए उससे हम एक प्रदेश की संज्ञा दे देते हैं। तो यही चीज हमें यहाँ भी देखने को मिल रही है। इसके अंतर्गत अगर हम देशों को देखें तो जैसा कि आपको मानचित्र में दिख रहा है, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, सऊदी अरब, ओमान, यमन, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई, बहरीन बहरीन, ये बहरीन के नीचे आपका कतर है, और कुवैत, जॉर्डन, इजराइल, लेबनान, सीरिया, टर्की और साइप्रस, ये आपके 16 देश शामिल हैं इसमें। कुछ पुस्तकों में अफगानिस्तान को शामिल नहीं किया जाता है, लेकिन कहीं कहीं पर इसे रखा भी गया है, तो हम अफगानिस्तान को लेकर ही इसे पढ़ेंगे। फिर से अगर देख लें तो अफगानिस्तान, ईरान, इराक 3, चौथा मान लीजिए ओमान हो गया हमारा, पांचवा यमन, छठा यूएई, कतर और बहरीन 7 और 8, 9 कुवैत, 10 सऊदी अरब, इराक 11, टर्की 12, सीरिया 13, लेबनान और इजराइल 14 और 15, और 16वां हो गया हमारा साइप्रस। तो ये 16 हमारे इसमें देश शामिल हैं, जिसमें कि मैं फिर से बता दूं, कुछ देशों को लेके इसमें अभी कोई क्लेरिफिकेशन नहीं है। जैसे कुछ पुस्तकों में अफगानिस्तान को हटा दिया जाता है, कहीं कहीं पर रख दिया जाता है, और कहीं कहीं पर तो इसमें जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान, इन देशों को भी शामिल किया जाता है कहीं कहीं पर। तो इसमें अभी कोई क्लेरिफिकेशन नहीं है, इसीलिए हम मेनली इन 16 देशों को ही इसमें हम शामिल मानेंगे जिनकी अभी हमने बात की। अभी तो हम यहाँ पर हाथ से बना एक डायग्राम देख रहे हैं। अगर कभी भी वेस्ट एशिया से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आप इस तरीके के डायग्राम को बना सकते हैं। दोस्तों, आपको इसको देख के गुजरात के मैप की याद आज जरूर आ रही होगी। अगर आप गुजरात को बनाएं कभी तो काफी हद तक वो भी देखने में ऐसा ही लगता है, बिल्कुल एज इट इज तो नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत इसका जो शेप है वो गुजरात से मिलता जुलता है। बस उसकी जो स्थिति है, उसका जो विस्तार हम कह सकते हैं, जो हम उसे बनाते हैं तो हम ईस्ट टू वेस्ट उसको बनाते हैं, इस तरीके से बनाते हैं। और इसका जो विस्तार है ये वेस्ट से ईस्ट की ओर है, इस तरीके से हम बना रहे हैं, लेकिन शेप है वो लगभग ऐसा ही है, ऑलमोस्ट सेम है। तो गुजरात के मैप को देखिए बार बार, और इसे बनाने की आप प्रैक्टिस करें। निश्चित ही आप 1 ही 2 दिन की प्रैक्टिस में इसे आसानी से बना लेंगे। बहुत ही सिंपल सा ये मैप है, और जो देशों की बाउंड्री है अगर वो आसानी से याद हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैप में अगर इस प्रकार की बाउंड्री को भी हम दिखा देंगे तो काफी बेहतर होगा हमारे लिए। अभी हम इसके जो भी कैपिटल्स हैं, करेंसी हैं, उसको देखेंगे, और उसके बाद हम इनकी असली लोकेशंस को देखेंगे। कैपिटल, करेंसी इत्यादि को देखने से पहले आइए एक बार हम वाटर बॉडीज की स्टडी कर लें जो भी यहाँ पर आसपास जलीय क्षेत्र पाए जाते हैं। कैस्पियन सी एक झील है, भूमध्य सागर मेडिटेरेनियन सी, पर्शियन गल्फ फारस की खाड़ी, गल्फ ऑफ ओमान ओमान की खाड़ी, ओमान देश के नाम पर है ये, वाई वाई का तात्पर्य है यमन, और यहाँ पर है एदन की खाड़ी। अक्सर हमें ओमान की खाड़ी और अदन की खाड़ी में कंफ्यूजन हो जाता है। ओमान की खाड़ी तो हमें याद रहती है क्योंकि ओमान के पास में और ओमान देश के नाम पे है, बट जो एदन की खाड़ी है ये यमन का एक शहर है एदन, उसके नाम पर इसका नामकरण किया गया है, और ओमान की खाड़ी का नामकरण ओमान देश के नाम पे किया गया है। लाल सागर, रेड सी, और यहाँ आपको एक रेड पार्ट दिख रहा होगा, यहाँ ये है अकाबा की खाड़ी, गल्फ ऑफ अकाबा। अकाबा एक स्थान भी है सऊदी अरब का, छोटा सा शहर है, उसी के नाम पे इसका नामकरण किया गया है।
यहाँ पर है, हालांकि ये वेस्ट एशिया से रिलेटेड तो नहीं है बट इम्पोर्टेंट है, गल्फ ऑफ सुएज, और यहीं पर सुएज कैनाल भी है, जो कि अक्सर प्रश्न आता है कि कौन सी कैनाल भूमध्य सागर और रेड सी को जोड़ती है। तो उसका उत्तर यही है, जो हमारी सुएज कैनाल है ये मेडिटेरेनियन सी और रेड सी को जोड़ती है, और इसने व्यापार को काफी सुगम बना दिया है एशिया और यूरोप के बीच में। नहीं तो पहले जो हमारे एशिया के व्यापारी थे उन्हें उत्तम आशांतरीप, केप ऑफ गुड होप वाले रास्ते से होकर जाना पड़ता था, जो कि बहुत लंबा मार्ग था। तो अब यातायात काफी सुगम हो गया है, दूरी बहुत कम हो गई है सुएज कैनाल के बनने के बाद। तो ये हो गई आपकी गल्फ ऑफ सुएज, गल्फ ऑफ अकाबा, लाल सागर, गल्फ ऑफ एडन, गल्फ ऑफ ओमान, पर्शियन गल्फ, कैस्पियन सी, मेडिटेरेनियन सी। तो ये पूरी की पूरी आपकी वाटर बॉडीज हैं। कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स भी यहाँ पर हैं जिन्हें हम जल संधि कहते हैं। दो जलीय क्षेत्रों को जोड़ती है और स्थलीय भागों को अलग करती है। ये आपको रेड पार्ट दिख रहा है, ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, और ये जो रेड पार्ट दिख रहा है ये है स्ट्रेट ऑफ बब एल मंदेब। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को जोड़ रही है, और ईरान और ये जो यूएई और ओमान वाला पार्ट है इसको अलग करने का काम कर रही है। और जो स्ट्रेट ऑफ बब एल मंदेब है ये रेड सी और गल्फ ऑफ एडन को जोड़ रही है, और सऊदी अरब का जो पोर्शन है, जो इधर अफ्रीका का पोर्शन यहाँ पे है, सीधे सीधे कहें तो एशिया और अफ्रीका ये भी हम कह सकते हैं, दोनों को अलग करने का काम कर रही है। तो टोटल अगर वाटर बॉडीज हम गिने क्रम से, तो यहाँ पर आपकी जो वाटर बॉडीज आपको मिलेंगी वो 9 जलीय क्षेत्र आपको इंपॉर्टेंट यहाँ देखने को मिलेंगे। पहला कैस्पियन सी, दूसरा मेडिटेरेनियन सी, तीसरा फारस की खाड़ी, चौथा ओमान की खाड़ी, पांचवा हॉर्मोज जल संधि, छठा अरब सागर अरेबियन सी, सातवां अदन की खाड़ी, आठवां लाल सागर या रेड सी, और नौवां अकाबा की खाड़ी गल्फ अकाबा। तो ये इम्पोर्टेंट हमारे जलीय क्षेत्र हैं और अक्सर प्रश्न इनसे कहीं ना कहीं जरूर आते रहते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट इसके वाटर बॉडीज हैं। अब आइए हम लोग इसके जो भी कैपिटल्स हैं, करेंसी हैं, इत्यादि चीजें हैं उसका अध्ययन करें। यहाँ पर सबसे पहले ये देश की सूची है, बगल में कैपिटल लिखी गई है और इसके बगल में करेंसी लिखी गई है। जब भी किसी देश को पढ़ें तो उसकी राजधानी को जरूर याद करें, और अगर करेंसी याद हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है। अफगानिस्तान कैपिटल काबुल हम सब जानते हैं, फेमस शहर है, और करेंसी अफगानी। ईरान तेहरान बहुत ही फेमस सिटी, और ईरानियन रियाल इसकी करेंसी है। इराक बगदाद इराकी दिनार यहाँ की करेंसी। सऊदी अरब की कैपिटल है रियाद और सऊदी रियाल इसकी करेंसी है। संयुक्त अरब अमीरात, अक्सर संयुक्त अरब अमीरात में कंफ्यूजन होता है कि इसकी कैपिटल कहीं दुबई तो नहीं, क्योंकि दुबई बहुत ज़्यादा फेमस है, लेकिन दुबई नहीं है। इसकी कैपिटल है अबू धाबी और इसकी जो करेंसी है वो है दिरहम। इसके बाद नंबर आता है ओमान का मस्कट, और मस्कट इसकी जो करेंसी है वो है रियाल ओमानी। मस्कट के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अगर आप ध्यान से कभी वर्ल्ड मैप को देखेंगे, अभी हम देखेंगे उसको, कर्क रेखा मस्कट से बिल्कुल होके गुजरी है। अगर आपने कभी ध्यान दिया होगा तो आपने देखा होगा इस चीज को कि जो हमारी कर्क रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो भारत को लगभग बीचों बीच बांटती है बीच से, वो मस्कट जो कि ओमान की राजधानी है वहां से होके गुजरी है। यमन सना कैपिटल और रियाल इसकी करेंसी। कतर दोहा बहुत इंपॉर्टेंट एक शहर है, अक्सर बड़ी बड़ी मीटिंग्स दोहा में होती रहती हैं। आप न्यूज़ में सुनते रहते होंगे कि ये मीटिंग दोहा में है। तो दोहा में बहुत सारे कॉन्फ्रेंस मीटिंग्स होती रहती हैं विश्व स्तर की। और कतरी रियाल इसकी करेंसी है। कुवैत सिटी कुवैती दिनार यहाँ की करेंसी है। और बहरीन बहुत छोटा सा आइलैंड कंट्री है, बहुत सारे आइलैंड्स का एक ग्रुप है,
इसकी कैपिटल है मनामा और इसकी करेंसी है बहरीनी दिनार। 11वें नंबर पे है साइप्रस। साइप्रस भूमध्य सागर में एक द्वीप के रूप में है, एक द्वीपीय देश है, आइलैंड कंट्री है और इसकी कैपिटल है निकोशिया। करेंसी है यूरो। टर्की अंकारा। दोस्तों अंकारा और इस्तांबुल में कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा, हालांकि दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट शहर हैं, इस्तांबुल और अंकारा। और टर्की का थोड़ा सा हिस्सा यूरोप में भी पड़ता है, लेकिन इसकी जो कैपिटल है वो अंकारा है। कभी भी इस्तांबुल से कंफ्यूज मत होइएगा, अंकारा इसकी कैपिटल है और इसकी करेंसी है टर्किश लीरा। इसराइल जेरूशलेम और इसकी कैपिटल है जेरूशलेम कैपिटल है शेकल। इसकी करेंसी है जेरूशलेम। बहुत ही फेमस एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और जेरूशलेम की खासियत यह है कि 3 धर्मों का ये एक बहुत ही पवित्र शहर है। ईसाई धर्म, यहूदी धर्म और इस्लाम धर्म, तीनों धर्म के बहुत इम्पोर्टेंट प्लेसेस यहाँ पे हैं। सीरिया दमिश्क, सीरियन पाउंड इसकी करेंसी। जॉर्डन अम्मान और जॉर्डन दिनार यहाँ की करेंसी। ओमान और अम्मान में भी बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं। अम्मान जॉर्डन की कैपिटल है AMMAN और ओमान एक अलग देश है जिसकी कैपिटल मस्कट है। और लेबनान बेरूत, लेबनान पाउंड, ये है यहाँ की करेंसी। तो ये तो हो गया हमारा पूरा पूरा एक सेक्शन जिसमें हमने कंट्री की बात की, कैपिटल की बात की और करेंसी की बात की। हमने वाटर बॉडीज की भी स्टडी की। अब आइए हम लोग जितने देशों की अभी हमने बात की, जिनका अध्ययन किया है, हमने एक मैप को देखा था, अब हम एक ग्लोब पर उनकी लोकेशंस असली में देखते हैं कि बेसिकली कहाँ उनकी स्थिति है, कहाँ उनकी लोकेशन है और वहाँ और कौन कौन से इम्पोर्टेंट शहर हैं। दोस्तों ये लोकेशन आप देख रहे हैं ओमान की और उसमें आप देख रहे होंगे मस्कट, जहाँ से होकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरी है जिसकी अभी हमने बात की थी। और ये है वहाँ का एक बोर्ड जो कि ये दर्शा रहा है कि मस्कट में इस स्थान से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरी हुई है। अब आइए हम लोग एक बार वेस्ट एशिया में इसकी स्टडी हम ग्लोब पर कर लेते हैं। वेस्ट एशिया में सबसे पहले हम वाटर बॉडीज़ देख लेते हैं, जिनको कि अभी हमने देखा जब हम पढ़ रहे थे। अब उन्हीं की हम लोकेशंस, एग्जैक्ट लोकेशंस देखेंगे। ये आपके सामने कैस्पियन सी और बगल में है ब्लैक सी, काला सागर। इसके जस्ट बगल में आप एक छोटी सी वाटर बॉडी देख रहे हैं, सी ऑफ मार्मरा। और उसके बगल में है एजियन सी, मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर। और अब हम देख रहे हैं रेड सी को, लाल सागर को। ऊपर 2 वाटर बॉडीज़ हैं, ये है गल्फ ऑफ अकाबा और बगल में है गल्फ ऑफ सुएज। गल्फ ऑफ एडन, जिसमें कि आप देख रहे हैं कि यहीं पर एक एडन नाम का शहर भी है यमन में, जिसके नाम पर इसका नाम रखा गया है। और गल्फ ऑफ एडन और रेड सी को जोड़ने वाला यहाँ पर स्ट्रेट है, स्ट्रेट ऑफ बब एल मंदेब, जिसकी स्टडी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। गल्फ ऑफ ओमान, पर्शियन गल्फ और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज की लोकेशंस यहाँ पर हैं। तो ये सारी की सारी आपकी वाटर बॉडीज़ हो गई, कैस्पियन सी, ब्लैक सी, सी ऑफ मार्मरा, एजियन सी, मेडिटेरियन सी, रेड सी, गल्फ ऑफ एडन, गल्फ ऑफ ओमान, पर्शियन गल्फ, ये सारी की सारी वाटर बॉडीज़ हैं इम्पॉर्टेंट। अब हम लोग कंट्रीज़ पे थोड़ा बात कर लेते हैं। अफ़गानिस्तान, कैपिटल काबुल। ऊपर आप एक शहर देख रहे हैं मज़ार शरीफ, बहुत इम्पोर्टेंट है। ईरान, ईरान में अगर बात करें इम्पोर्टेंट तो तेहरान कैपिटल यहाँ की। इसके अलावा
एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण शहर है तबरीज़, नॉर्थ में है तबरीज़ शहर, आपको दिख रहा होगा मैप में। और साउथ में ये है बंदर अब्बास, काफ़ी इम्पोर्टेंट। अगर हम इराक़ की बात करें तो इराक़ में कुछ इम्पोर्टेंट हैं, जैसे इरबिल, मोसुल, बगदाद यहाँ की कैपिटल, और करबला। ये कुछ इम्पोर्टेंट लोकेशंस इराक़ की हैं। कुवैत में हालांकि कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लोकेशंस तो नहीं है, बट कुवैत सिटी वहाँ की कैपिटल जानने के लिए इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद नंबर आता है, हम कह सकते हैं बहरीन का। मनामा यहाँ की कैपिटल आप देख सकते हैं लोकेशन में। और कतर, जिसकी कैपिटल है दोहा, बहुत इम्पोर्टेंट सिटी है। और ये है यूनाइटेड अरब एमिरेट। वास्तव में यहाँ पर 7 एमिरेट्स हैं, जिसको मिला के पूरा का पूरा हमारा यूएई बना हुआ है। यहाँ पर आप अबू धाबी की लोकेशन देख रहे हैं, दुबई की लोकेशन देख रहे हैं, शारजाह आपको दिख रहा होगा। अगर आप क्रिकेट को फॉलो करते हैं तो शारजाह ज़रूर जानते होंगे। बहुत सारे इंडिया पाकिस्तान के अच्छे अच्छे मैचेस हुए हैं शारजाह में। और अभी भी, हालांकि अब तो मैचेस नहीं होते, लेकिन काफ़ी फेमस रहा है ये एक समय में क्रिकेट के लिए शारजाह। पाम जुमेरा, ये कुछ इम्पोर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन आपको दिख रही होंगी दुबई की। ओमान, और कैपिटल जिसकी मस्कट है। यमन, सऊदी अरब में ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर आप देखें तो नाम आता है मदीना का, नीचे मक्का है, और एक और बगल में शहर जद्दा, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इज़राइल में जेरूशलेम बहुत इम्पोर्टेंट कैपिटल है। तेल एवीव भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लेबनान, कैपिटल बेरूत। और सीरिया जानते हैं हम ऑलरेडी, दमिश्क यहाँ की राजधानी है। अब आइए हम लोग देखते हैं साइप्रस को। साइप्रस एक आइलैंड कंट्री है और भूमध्य सागर में है। और ये है आपका टर्की। इस्तांबुल और अंकारा तो बहुत इम्पोर्टेंट शहर है यहाँ पे। तो ये एक हमारा पूरा का पूरा ओवरव्यू हो गया वेस्ट एशिया के संदर्भ में। तो मित्रों, इस प्रकार वेस्ट एशिया का ये पार्ट फर्स्ट हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों का यहाँ पे अध्ययन किया। रीजनल सिस्टमेटिक से हमने शुरू किया था और वेस्ट एशिया का पूरा एक ओवरव्यू लेते हुए हमने इसे समाप्त किया। और आगे हम लोग अगले पार्ट में इसके रिलीफ का अध्ययन करेंगे और वहाँ पे काफ़ी डिटेल में हम स्टडी करेंगे रिलीफ फीचर्स ऑफ वेस्ट एशिया की।